नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। क्राउड स्ट्राइक के अपडेट से माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस ठप, दुनिया भर की एयरलाइंस, टीवी टेलीकास्ट, बैंकिंग और कई कॉरपोरेट कंपनियों के कामकाज पर पड़ा असर। भारत का एनआईसी नेटवर्क प्रभावित नहीं, सरकार ने महत्वपूर्ण सेवाओं में आई रुकावट के लिए समाधान के लिए तुरंत उठाए कदम। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच जारी, सॉल्वर गैंग में शामिल होने के आरोप में रांची रिम्स की छात्रा गिरफ्तार। पटना कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेजा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मोबाइल भी सील। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा महिलाओं पर अत्याचार, चोरी के आरोप में हावड़ा में एक महिला का बाल काटकर बनाया वीडियो वायरल। टीएमसी का करीबी है आरोपी, बीजेपी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। यूपीएससी ने ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर, पहचान बदलकर यूपीएससी की तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज परीक्षा देने का मामला। दिल्ली पुलिस ने जालसाजी, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और डिसेबिलिटी एक्ट के तहत दर्ज किया केस। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाना किया अनिवार्य, कांवड़ यात्रियों की आस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए फैसला। उत्तराखंड में भी निर्देश जारी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ रक्षा अलंकरण समारोह का दूसरा चरण, राष्ट्रपति ने प्रदान किए विशिष्ट सेवा पुरस्कार, भारतीय थल सेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख सम्मानित, परम विशिष्ट सेवा पदक और उत्तम युद्ध सेवा पदक किए गए प्रदान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में जलवायु शिखर सम्मेलन को किया संबोधित, कहा समस्या से निपटने के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध, 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 50% ऊर्जा हासिल करने के लक्ष्य की ओर अग्रसर। बांग्लादेश में नहीं थम रहा है हिंसक प्रदर्शन, मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 50, भारत ने हालात पर जताई चिंता, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर खुद हालात पर बनाए हुए हैं नजर। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की विभिन्न सेवाओं में आई दिक्कतों ने आज पूरी दुनिया में अपना असर दिखाया है। विमानन कंपनियों के यात्री हों या बैंकिंग सेवाएं पाने वाले ग्राहक, हर कोई आज इसके चलते परेशान हुआ है। कई जगहों पर शेयर बाजारों के कामकाज पर भी असर दिखा। राहत की बात रही कि भारतीय शेयर बाजार इस परेशानी से सीधे तौर पर प्रभावित नहीं हुए। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि सभी 365 ऐप्स और सेवाएं बहाल कर ली गई हैं। शुक्रवार की सुबह अचानक माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई गड़बड़ी के कारण दुनिया भर में हड़कंप मच गया। हजारों विंडोज सिस्टम में ब्लू स्क्रीन एरर के चलते एयरलाइंस, बैंक, मीडिया आउटलेट्स समेत दूसरे कई क्षेत्रों की सेवाएं बाधित हो गई। इसके अलावा दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भुगतान प्रणालियों पर भी असर देखा गया। कुछ माइक्रोसॉफ्ट सेवाओं में भी भारी व्यवधान आया। कई अमेरिकी राज्यों में सैकड़ों सेवाएं बाधित हुई हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज की सेवाओं पर भी खासा असर पड़ा। हालात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्काई न्यूज को ब्रिटेन में थोड़े समय के लिए अपना प्रसारण तक रोकना पड़ा। भारत में भी विमान चालन सेवाएं प्रभावित हुई। इंडिगो, अकासा एयर और स्पाइस जेट एयरलाइंस सहित विभिन्न विमानन कंपनियों को अपने संचालन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली सहित देश के कई एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को खासी परेशानी हुई। मैं इस वक्त हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे और यहाँ पे भारी भरकम लाइन लगी है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो आउटेज जो है उसके चलते लोगों को खासी दिक्कत आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली वन हैंड बैग ये दिखा रहा है, लेकिन सेल्फ चेकिंग की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या सेल्फ चेकिंग हो पाएगा? प्लीज कॉन्टैक्ट कस्टमर सर्विस, क्योंकि यहाँ पे ये जो आउटेज हो रहा है इसके चलते आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी भरकम भीड़ लगी है। आप बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं इसके लिए? मैं काफी टाइम से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। इंटरनेट की दिक्कत आ रही है, यहाँ पे भारी लाइन भी हो रही है। आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है?
दिक्कत टाइम ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये डीजी यात्रा जो है यहाँ पे बहुत फेमस है एयरपोर्ट के T3 में, लेकिन इस वक्त डीजी यात्रा भी बंद है, वो चल नहीं रहा। वहाँ पे डीजी यात्रा का एंट्री होता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंट्री का अलग पॉइंट हुआ करता था, यहाँ पे स्कैनिंग होती थी, लेकिन आज यहाँ पे स्कैनिंग भी नहीं हो पा रही है, दिक्कत आ रही है। यात्रियों को हुई असुविधा के लिए सरकार ने तुरंत ठोस कदम भी उठाए। सरकार ने प्रभावित यात्रियों के लिए अतिरिक्त सीटें, पानी और भोजन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। साथ ही निर्देश दिया कि एयरलाइंस और हवाई अड्डे के अधिकारी यात्रियों को उनकी उड़ान की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करें और साथ ही आवश्यक सहायता भी दें। दुनिया भर में इस आईटी आउटेज के लिए क्राउड स्ट्राइक नाम की साइबर सिक्योरिटी कंपनी को जिम्मेदार बताया गया। क्राउड स्ट्राइक ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह समस्या उसके सॉफ्टवेयर के अपडेट के कारण हुई। इस सॉफ्टवेयर को हैकिंग या साइबर हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। क्राउड स्ट्राइक के सह संस्थापक जॉर्ज कुर्ट्ज ने एक्स पर लिखा, समस्या की पहचान कर ली गई है और समाधान मिल गया है। ये कोई साइबर हमला नहीं है। क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट सहित दुनिया भर की बड़ी कंपनियों और हार्डवेयर को साइबर अटैक से बचाने का काम करती है। It is obviously something that I have never seen before in my life, such an unprecedented global outage, and the horror stories of how airlines and hospitals and users are all impacted points to the need in the days coming of a conversation about the resilience of these platforms, of the fail-proofness of these platforms, and what type of backup systems that they are going to build to make sure this never happens again. But this is certainly a very, very disruptive and a disturbing event in what we are seeing today around Microsoft. लोग ये ना समझें कि साहब मैं अपने नेटवर्क पर कुछ भी कर लूं तो कुछ भी गड़बड़ होगी, सरकार देखेगी। सॉरी, इस हमारे तमाम सारे इस भवसागर में हम साथ साथ चल रहे हैं। सरकार की इतनी जिम्मेवारी है, हमारी भी इतनी जिम्मेवारी है। केंद्रीय सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन उपभोक्ताओं को भी साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करना पड़ेगा। खास बात ये रही कि भारत का एनआईसी नेटवर्क इससे प्रभावित नहीं हुआ। हालांकि सरकार ने महत्वपूर्ण सेवाओं में आई रुकावटों को तुरंत हल करने के लिए त्वरित कदम उठाए। साथ ही सरकार ने जरूरी तकनीकी परामर्श भी जारी किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि उनका मंत्रालय वैश्विक आउटेज के संबंध में माइक्रोसॉफ्ट और उनके सहयोगियों के साथ संपर्क में है। आईटी मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श में यह भी बताया गया कि क्राउड स्ट्राइक एजेंट फॉल कंसेंसस से जुड़े विंडो होस्ट में आई समस्या के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई। दिल्ली से तापस भट्टाचार्य, ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई खराबी से विश्व भर में कई सेवाएं बाधित हुई हैं। इसी कड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम ने महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। CERT-IN के महानिदेशक डॉक्टर संजय बहल ने मामले के पीछे के कारणों को लेकर बातचीत की डीडी न्यूज से। आइए आपको दिखाते हैं। The Indian Computer Emergency Response Team did was coordinated the activities of this outage with Microsoft as well as with CrowdStrike. It also coordinated activities with various chief information security officers of organizations and made sure that an assessment was carried out of who all got impacted and the others who were not using CrowdStrike at all. So those who were impacted, for them an advisory was published by the Indian Computer Emergency Response Team so that they could go back to the previous version of CrowdStrike and carry out their services. Most of those entities are almost restored. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विभिन्न सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों के साथ देश की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के उत्तरदायी आसूचना ब्यूरो यानी कि IB के मल्टी एजेंसी सेंटर की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने देश भर की खुफिया और प्रवर्तन एजेंसियों सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों को राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच अपनाने का निर्देश दिया। गृह मंत्री ने देश में उभरते सुरक्षा खतरे के परिदृश्य से निपटने के लिए आतंकी नेटवर्क और उनके सहायक इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए सभी एजेंसियों के बीच अधिक तालमेल पर जोर दिया।
उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एमएसी को अंतिम रिस्पॉन्डर सहित विभिन्न हितधारकों के बीच प्रोएक्टिव और रियल टाइम कार्रवाई योग्य जानकारी साझा करने के लिए एक मंच के रूप में सतत काम करना जारी रखना चाहिए। गृह मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एमएसी फ्रेमवर्क अपनी पहुंच और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए बड़े तकनीकी और ऑपरेशनल सुधारों को लागू करने को तैयार है। उन्होंने सभी स्टेक होल्डर्स से त्वरित प्रतिक्रियाओं और साझा की गई जानकारियों के एग्रेसिव फॉलो अप के माध्यम से इन प्रयासों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। नीट पेपर लीक मामले की आंच रांची तक पहुंच चुकी है। पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम ने रांची के रिम्स से फर्स्ट ईयर की छात्रा सुरभि कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे पटना की अदालत ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई ने सुरभि कुमारी का मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सील कर दिए हैं। वहीं हॉस्टल के कमरे में उनके साथ रहने वाली 3 छात्राओं को सख्त चेतावनी दी गई है कि वो उनके सामान को हाथ न लगाएं। मेडिकल की छात्रा सुरभि MBBS 2023 बैच के फर्स्ट ईयर में पढ़ती हैं। वो रामगढ़ की रहने वाली है। नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम को ये जानकारी मिली थी कि रांची के रिम्स की फर्स्ट ईयर की छात्रा सुरभि कुमारी सॉल्वर गैंग में शामिल है। जानकारी मिलने के बाद गुरुवार की देर रात सीबीआई की टीम ने रिम्स हॉस्टल में दबिश दी और सुरभि को अपने साथ ले गई। इस केस में रांची के कुछ और मेडिकल के छात्र सीबीआई जांच के दायरे में आ सकते हैं। सीबीआई ने सॉल्वर गैंग से जुड़े पटना एम्स के 4 मेडिकल छात्रों को गुरुवार सुबह गिरफ्तार किया था। इसके बाद गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में सुराग मिले। सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक पूछताछ में उसने प्रश्न पत्र को हल करने और इसके एवज में पैसे मिलने की बात स्वीकार कर ली है। सीबीआई की अब तक की जांच में इसके पर्याप्त साक्ष्य हाथ लगे हैं कि नीट यूजी का पेपर झारखंड के हजारीबाग से लीक हुआ था। एजेंसी ने हजारीबाग स्थित परीक्षा केंद्रों के लिए भेजे गए प्रश्न पत्र को चुराने के आरोप में एक इंजीनियर पंकज कुमार को पटना से गिरफ्तार किया था। पंकज ने चुराया गया प्रश्न पत्र हजारीबाग के राज गेस्ट हाउस के संचालक राजू सिंह को उपलब्ध कराया था और इसके बाद ये पेपर पटना भेजा गया था, जहां हॉस्टल में बुलाए गए चुनिंदा अभ्यर्थियों को रातों रात प्रश्नों के उत्तर रटवाए गए थे। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पटना एम्स के 4 छात्रों को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले पर पटना एम्स डायरेक्टर डॉक्टर GK पॉल ने कहा कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के साथ बैठक की है। बैठक में गिरफ्तार सभी 4 छात्रों को सस्पेंड करने का निर्णय लिया गया है। सीबीआई अरेस्ट किए हैं, ये सच है। सीबीआई भी हमें इंफॉर्मेशन दिए हैं कि हमारे जो 4 स्टूडेंट्स डिटेंड हुए थे ये फॉर्मली अरेस्टेड हुए हैं, लेकिन अभी तक एक्चुअली लिखित आकार से हमें मिला नहीं। ये ऐसे व्हाट्सएप मैसेज मुझे दिए हैं। मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर इशू होता है इसका हमें कॉपी दे दीजिए। ये कॉपी एक्चुअली अभी तक हमारे पास पहुंचा नहीं है। और उसके बाद एक्चुअली जब हमें ये खबर मिला कि ये अरेस्टेड हुए हैं और जुडिशियल कस्टडी में इनको सौंपे हैं, सीबीआई ने सौंपा है, तो उसके बाद एक्चुअली हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी मीटिंग हुआ था। इसमें डिसीजन था कि स्टूडेंट्स कैन बी सस्पेंडेड, बट सब्जेक्ट टू अगेन द लीगल ओपिनियन जो हम लिए, जब तक ये रिटर्न डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं आता है, हम ये सस्पेंशन जो ऑर्डर हम जो डिसीजन लिए हैं ये ऑर्डर को हम स्थगित रखते हैं। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया में एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सजा के तौर पर बेरहमी से एक महिला के बाल काटे जा रहे हैं। इस घटना के बाद भाजपा ममता सरकार पर हमलावर हो गई है। बंगाल में थम नहीं रहा महिलाओं पर अत्याचार। एक और हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने। बंगाल में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार की कहानी को ये वीडियो कर रहा है बयां। बर्बरता और हैवानियत की हदें हुई पार। बंगाल में आए दिन महिलाओं पर अत्याचार के वीडियो आ रहे हैं सामने। पश्चिम बंगाल के 2 मजूर में महिलाओं के ऊपर बर्बर अत्याचार होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले 2 महिलाओं के साथ सरेआम मारपीट की घटनाओं का वीडियो वायरल होने के बाद अब फिर एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें बर्बरता और हैवानियत की हदों को शर्मनाक तरीके से पार कर दिया गया है। महिला को चोरी के आरोप में पकड़कर उसके साथ जमकर मारपीट करने के बाद सरेआम उसके सिर के बाल काट दिए गए। इस विभत्स घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जमकर हंगामा मच गया है। वहीं विपक्षी दल भाजपा ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।
पूरे बंगाल में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घट रही है। कूच बिहार से चालू होकर चोपड़ा से लेकर एक बालासत का भी वीडियो घूम रहा है। अलीपुर द्वार का तो एक नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार का वीडियो है, घूम रहा है मार्केट में। क्या स्थिति हो गया स्टेट का। डोमजूर में ऐसी घटना घटी, एक के बाद एक घटनाएं घट रही है, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ धरे हुए बैठी हुई है। मुझे लगता है जिस बंगाल का सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, ये बंगाल वैसा बंगाल नहीं है। वहीं इस घटना के बाद भाजपा टीएमसी पर हमलावर हो गई है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि टीएमसी शासन में कूच बिहार से चोपड़ा, अरियादहा से दोमजूर तक महिलाओं पर अत्याचार और शोषण जारी है। ऐसे शरिया कानून के तहत तालिबानी कोर्ट को चलाने वाले और महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं के साथ प्रताड़ना करने वाले अपराधियों को तृणमूल कांग्रेस और ममता दीदी की सरकार का संपूर्ण समर्थन प्राप्त है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब चोपड़ा उत्तर दिनाजपुर में ये तालिबानी घटना सामने आई तो टीएमसी के एक विधायक ने कहा कि ये तो बात सामान्य है क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र में ये होते रहता है। वहीं चौतरफा निंदा होने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस एक्टिव हो गई है और इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीडी न्यूज के लिए कोलकाता से प्रसन्नजीत की रिपोर्ट। असम की हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार प्रदेश में 100% बाल विवाह रोकने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके नतीजे भी दिख रहे हैं। सीएम ने प्रदेश में डेमोग्राफी पर एक बार फिर चिंता जताई है। वहीं सरकार के असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को रद्द करने का निर्णय का विपक्ष विरोध कर रहा है। असम सरकार बेटियों के हालात को लेकर बेहद संजीदा है। इसकी बानगी प्रदेश के मुखिया हेमंत बिस्वा के ताज़ा सोशल मीडिया पोस्ट से लगाया जा सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बाल विवाह के खिलाफ हमारा कठोर मिशन न केवल सामाजिक बदलाव ला रहा है बल्कि हमारी लड़कियों के लिए एक स्वस्थ जीवन भी मिल रहा है। अप्रैल 2022 में किशोर गर्भावस्था 9,330 तो जून 2024 में किशोर गर्भावस्था 3,401। हमारा मिशन आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। इन आंकड़ों से साफ जाहिर है कि सिर्फ 2 साल में किशोर गर्भावस्था के आंकड़ों में जबरदस्त बदलाव आया है। असम के मुख्यमंत्री का ये पोस्ट बताता है कि वे बाल विवाह को प्रदेश से पूरी तरह खत्म कर देना चाहते हैं। इसलिए गुरुवार को मुस्लिम विवाह अधिनियम को निरस्त कर मुस्लिम निकाह पंजीकरण के लिए एक नया कानून लागू करने का फैसला किया है। नए कानून में विवाह की उम्र 18 और 21 वर्ष होगी। मुख्यमंत्री इस समस्या को धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक मानते हैं। चाइल्ड मैरिज ऐसा नहीं है कि अगर 80% चाइल्ड मैरिज माइनॉरिटीज में होते हैं, 20% चाइल्ड मैरिज मेजोरिटी कम्युनिटी में भी होते हैं। सो चाइल्ड मैरिज को हम कोई रिलीजियस एंगल से नहीं देखता हूँ। हमारा प्रयास होता है कि जेंडर जस्टिस मिले, चाइल्ड मैरिज असम में कम होते रहे। सरकार का मानना है कि मौजूदा कानून बेहद पुराना है और वर्तमान हालातों के अनुरूप नहीं है। आइए बताते हैं नए कानून से क्या बदलाव होगा। शादी के लिए एक ही कानून, शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी, काजी की भूमिका खत्म, मुस्लिम विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर होगी, बाल विवाह पर रोक, लड़कियों का स्वस्थ जीवन। विवाह और तलाक के रजिस्ट्रेशन में समानता लाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने असम निरसन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। विधेयक पर विचार के लिए इसे असम विधानसभा के अगले सत्र में रखा जाएगा। बीजेपी जहां सरकार के इस कदम का समर्थन कर रही है तो वहीं विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई। आज़ादी के बाद ही मुझे लगता है कि निरस्त हो जाना चाहिए, लेकिन सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति करने के चक्कर में कंटिन्यूएशन में रखा है। मुझे लगता है कि बेवजह कुछ लोग इसमें कंट्रोवर्सी ढूंढेंगे, लेकिन इसका स्वागत होना चाहिए। और जो अधिनियम शादी के, तलाक के, भरण पोषण के ऑलरेडी कानून के तहत दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे समाज को बढ़ना चाहिए। निरस्त कर लेने से कुछ फर्क पड़ने वाला कुछ भी नहीं होने वाला है। मुसलमान का तो विवाह निकाह करके ही होगा और निकाह मौलवी साहब कमरे में बैठ के पढ़ा देंगे, आप कुछ भी करते रहिए। मुसलमान का जो मैरिज और डिवोर्स का सिस्टम है वो पर्सनल लॉज के अंडर में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ कर रखा है। जिस तरह कर रखा है उसी तरह हो रहा था। ये इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। वहीं असम के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर मुस्लिम आबादी पर बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि तथ्यों के सांख्यिकी प्रक्षेपण के आधार पर साल 2051 तक असम एक मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। ये बयान तथ्यों पर आधारित है, राजनीति पर नहीं, जबकि कांग्रेस हमलावर है। वो तो मैं सेंसस पॉपुलेशन को बोला हूँ, रिएक्ट करने में क्या हो।
ये थोड़े पॉलिटिकल डिबेट है, ये स्टेटिस्टिक्स है। स्टेटिस्टिक्स का ऊपर क्या डिबेट है? अगर मेरा स्टेटिस्टिक्स गलती है तो वो लोग बोल सकते हैं नहीं, हिमंत बिश्व शर्मा बोल रहे हैं एवरी ईयर 30% प्लस होगा, आप बोलो 25% प्लस होगा, तब भी 51 न जाके 61 बनेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? रिएक्शन का क्या बात है उसमें? कांग्रेस में रह के तुम कुछ और काम करते थे, तब मुसलमानों की दाढ़ियों में हाथ डाल डाल के उनसे वोट मांगते थे, आज उनकी दाढ़ियों को कटवाने की बात करते हो। बहरहाल असम में मुसलमानों की जनसंख्या पर असम के सीएम ने जिस तरह चिंता जताई है, उससे एक बार फिर नई बहस छिड़ गई है। लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा असम से बाल विवाह पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के खिलाफ परीक्षा में धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामला यूपीएससी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने यूपीएससी की शिकायत पर आईएएस पूजा खेडकर के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, आईटी और विकलांगता अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। यूपीएससी ने उनके दस्तावेजों की जांच में पाया कि उन्होंने अपनी पहचान के विवरण में बदलाव करके धोखाधड़ी की थी। ऐसा करके उन्होंने परीक्षा में शामिल होने के अवसरों को बढ़ाया था। आयोग ने साथ ही सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द करने और भविष्य की परीक्षाओं में शामिल होने से रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। ध्यान रहे कि पूजा खेडकर पर पिछले दिनों बहुत से आरोप लगे थे। उन पर सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट और अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जमा करने समेत फर्जीवाड़े के कई आरोप हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने सिविल सेवा में उम्मीदवारी हासिल करने के लिए पूजा खेडकर की ओर से जमा किए गए सभी दस्तावेजों की जांच के लिए एक समिति बनाई थी। अब यूपीएससी ने जांच के बाद पूजा मामले में और भी कई अनियमितता पाई हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस दुर्घटना के बाद प्रभावित अपलाइन मार्ग पर बहाली कार्य पूरा कर लिया गया है। डाउनलाइन मार्ग का कार्य अभी भी जारी है। इस बीच पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने बताया कि चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। हम लोगों का मेन फोकस इसमें रेस्टोरेशन जल्दी से जल्दी शुरू करने का था और उसमें सफलता भी रेलवे को मिली। अप लाइन रात को 23:58 पर फिट कर दी गई थी और उसके बाद से ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया था जिससे डाउन लाइन का रेस्टोरेशन कार्य पूरा किया जा सके। वहाँ से जो मशीनरी और मटेरियल का मूवमेंट था वो अपलाइन से हो रहा था, उसके बाद से अपलाइन का पावर ब्लॉक लिया गया एंड फाइनली अपलाइन को फिट कर दिया गया है। और विद्युत ट्रैक्शन के साथ पहली गुड्स ट्रेन हमारी भिलाई से चलकर साइड से पास हो गई है। अब अप लाइन से ट्रेनों का नॉर्मल संचालन शुरू हो गया है। डाउन लाइन के रेस्टोरेशन का कार्य भी काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है, वायरिंग का कार्य हो रहा है, उसे भी जल्दी पूर्ण करके उस पर भी ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। मशहूर हार्ट सर्जन और SCTI-MST के संस्थापक निदेशक डॉक्टर MS बलियाथन का निधन हो गया। प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी डॉक्टर MS बलियाथन के निधन से दुखी हूँ। उनके योगदान ने एक अमिट छाप छोड़ी है और अनगिनत लोगों को लाभान्वित किया है। उन्हें विशेष रूप से किफ़ायती और उच्च गुणवत्ता वाले नवाचारों के लिए याद किया जाएगा। वो भारत में चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए भी सबसे आगे थे। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने समारोह में 31 परम विशिष्ट सेवा पदक, 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक, 2 बार 2 अति विशिष्ट सेवा पदक और 57 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। इसके अलावा राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को भी परम विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया। वहीं भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल
NS राजा सुब्रमणी को भी परम विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशिष्ट सेवा के लिए लेफ्टिनेंट जनरल HS शाही समेत अन्य सैन्य अधिकारियों को उत्तम युद्ध सेवा पदक से भी सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सैन्य अधिकारियों को अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किए। लेफ्टिनेंट जनरल अजय सूरी के अलावा कई सैन्य अधिकारियों को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 19 से 20 जुलाई को 2 दिन की भूटान यात्रा वो कर रहे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे से मुलाकात की। विदेश सचिव ने भूटान के साथ भारत के घनिष्ठ मित्रतापूर्ण संबंधों की पुष्टि की। साथ ही उन्होंने भूटान की सरकार और जनता की प्राथमिकताओं के मुताबिक भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करने की भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शुक्रवार को राजधानी थिम्पू में भूटान के विदेश मंत्री DN धुंगेल से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों देशों के साझा हित के द्विपक्षीय मामलों और विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। देश में स्वास्थ्य क्षेत्र के मूलभूत ढांचे के विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है और अगले 1 दशक के दौरान ये स्वास्थ्य के मामले में पूरी दुनिया में बड़ी क्रांति ला सकता है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने DD न्यूज़ संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत के दौरान कहा कि सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में AI को लागू करने के लिए मजबूत आधार तैयार कर रही है और आने वाले स्वास्थ्य बजट में भी इसका ख्याल रखा जाएगा। देखिए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल के साथ ये खास बातचीत। देश के स्वास्थ्य को लगातार सुधारने के लिए भारत सरकार कई पहल कर रही है और इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत कई सारे सुधार भारत सरकार की ओर किए जा रहे हैं। और जिस तरह से आज दिल्ली में एक डिजिटल हेल्थ समिट चल रहा है, इसमें बात करने के लिए डॉक्टर VK पॉल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितना बड़ा इनिशिएटिव भारत सरकार जिस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है और AI एक बहुत बड़ा चेंज मेकर साबित हो रहा है। डिजिटल हेल्थ में भारत की लीडरशिप और भारत की मेहनत, भारत के प्रोडक्ट, भारत की अचीवमेंट्स आर नोन द वर्ल्ड ओवर। डिजिटल हेल्थ के द्वारा सेवाएं हुई। कोविड में आपने खास कर देखा, अभी जैसे मालूम है इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम में यूविन के को डेवलप कर लिया गया है, उसको भी रोल आउट करेंगे। टेलीमेडिसिन है, ई-संजीवनी है, टेलीमानस है और ऑफ कोर्स हॉस्पिटल्स में डिजिटल सिस्टम को यूज़ करके प्राइवेट में, गवर्नमेंट में उनका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI विजडम से, उस नॉलेज से, इस नई टेक्नोलॉजी विद इन डिजिटल हेल्थ में आके एक पोटेंशियल रेवोल्यूशन अब सामने दिखना शुरू हो रही है। बहुत अहम सवाल ये है कि जिस तरह से कोविड के बाद टेलीमेडिसिन को पूरे देश में देखा गया और ग्राउंड जीरो तक जिस तरह से आयुष्मान भारत आरोग्य सर्विस जो है, जिसको हम आरोग्य मंदिर कहते हैं, उससे स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं। हमारी डिजिटल हेल्थ की जो ताकत है वो बहुत आगे तक है। सब दुनिया देखती है हमारी लीडरशिप को। आपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर की बात कही है, 1,79,000 बन गए और उन सब में टेलीमेडिसिन एक इसेंशियल सिस्टम और सर्विस है। इसेंशियल वो होना ही है, हो ही रहा है। और वहीं से अब हम आभा जो हेल्थ अकाउंट है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, इंडिविजुअल मेरे पास भी कार्ड है जो कि जिसके बेस के ऊपर मेरी आइडेंटिटी है, वो मेरा हेल्थ का आधार है। उसमें मेरे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, उसमें मेरा जो हेल्थ का रिकॉर्ड है वो आ जाएगा, प्रिस्क्रिप्शंस आ जाएंगे। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ का ब्लूप्रिंट देश ने ऑलरेडी बना के रखा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के अंतर्गत वो सब बातें ऑलरेडी सालों से करके उस पर हम चले हुए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी आमचूल परिवर्तन किए हैं और जिस तरह से पिछले 10 सालों में देखें तो भारत अग्रणी पायदान पर पहुंच रहा है। इस वक्त फिर से NDA का बजट आने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर सर किस तरह की अपेक्षाएं, किस तरह की स्वास्थ्य की तस्वीर भारत की होगी? माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वास्थ्य के ऊपर फोकस वेल नोन है। पिछले 10 सालों में रिवोल्यूशनाइज हुआ है
सर्विसेज में भी, ह्यूमन रिसोर्सेज में भी, डिजिटल हेल्थ में भी, कोविड के परिप्रेक्ष्य में भी। तो हम उसी श्रृंखला में, उसी कंटिन्यूम में इस बजट में भी बहुत चीज़ें आगे आएंगी। लेट्स वेट फॉर द बजट डे। ये थे नीति आयोग के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर वीके पॉल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत जिस तरह से लगातार आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से स्वास्थ्य की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में भारत की स्वास्थ्य की तस्वीर कुछ और बेहतर होगी और उसमें AI एक अहम रोल अदा कर सकता है। अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज़, दिल्ली। गुजरात में चांदीपुरा वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र प्रशासन ने कड़े कदम उठाना शुरू कर दिया है। आइए देखते हैं चांदीपुरा वायरस से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। गुजरात के चांदीपुरा वायरस को लेकर प्रशासन मुस्तैदी से कड़े कदम उठा रहा है। बीमारी की रोकथाम के लिए प्रशासन लगातार कदम उठा रहा है। वहीं प्रशासन लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक भी कर रहा है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस के मामले के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने अहम बैठक की है। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य मेडिकल कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल सिस्टम के डॉक्टर भी शामिल हुए। इस बैठक में चांदीपुरा वायरस की मौजूदा स्थिति और इसकी रोकथाम के उपायों पर चर्चा की गई। साथ ही अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ने वायरस से बचाव के उपायों और बीमारी के लक्षणों पर भी बात की। इसके लक्षण में दूसरे वायरस की तरह एक तो सर दर्द होता है, उसके बाद बदन का दर्द होता है, कभी कभी किसी केस के अंदर डायरिया वॉमिटिंग होता है और फीवर बढ़ता ही जाता है। अगर 24 से 72 घंटे के अंदर इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए तो ये दिमाग का बुखार हो जाता है और उसके बाद फिर सीजर्स के शुरू हो जाते हैं और उसके बाद बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाता है। इस केस में ज़्यादा कोई खास स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, पर जो सपोर्टिव केयर है वो अगर हम दे सके तो बच्चे को बचा सकते हैं। जैसे कि बुखार आ रहा है तो बुखार के लिए आप पैरासीटामोल या जिस तरह की दवाई दी जाती है वो दीजिए, उसको हाइड्रेट करते रखिए, हॉस्पिटलाइजेशन कर दीजिए, जिससे कि अगर सीजर्स आते हैं तो उसकी दवा की जाए, अगर ब्रेन का ओरिएंटेशन जा रहा है तो उसकी दवा की जाए, दिमाग में अगर सूजन आ गई तो उसकी दवा की जाए, और इस सब करके हम बच्चे को बहुत महद हद तक बचा सकते हैं। बता दें कि चांदीपुरा वायरस वेक्टर जनित है, यानी यह वायरस कीड़ों के जरिए फैलती है। मादा फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई नामक कीड़े जो कि मानसून के शुरुआती समय में होते हैं। इस संक्रमण के चलते ब्रेन के टिश्यू में जलन या सूजन की समस्या हो जाती है। यह संक्रमण 15 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को गिरफ्त में लेता है। साथ ही इस वायरस से पीड़ित होने वाले ज़्यादातर मरीज ग्रामीण इलाकों से ही होते हैं। सर में दर्द, पेट में दर्द जैसे लक्षण मरीजों में देखे जाते हैं। चांदीपुरा वायरस के इलाज के लिए अब तक कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है। हालांकि संक्रमण का जल्द से जल्द पता लगाकर अगर इलाज शुरू किया जाए तो मरीज के बचने के आसार बढ़ जाते हैं। सैंड फ्लाई प्रजनन स्थलों की पहचान कर कीटनाशकों का छिड़काव करवाकर वायरस की रोकथाम की जा सकती है। घर के आसपास सफाई रखना, खुले में शौच को रोकना, पूरी बाजू के कपड़े पहनना, सोते समय रिपेलेंट का इस्तेमाल करना, इन सभी कदमों को उठाकर वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। चांदीपुरा वायरस के बढ़ने का यह पहला मामला नहीं है। साल 2003 से 2004 के बीच महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश सहित मध्य भारत के कई हिस्सों में मामले दर्ज किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। भोजशाला मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल के दिए उस आदेश को वापस लेने की मांग की है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को कोई कार्रवाई करने से रोक दिया था। हिंदू पक्ष के मुताबिक ASI की रिपोर्ट में वहां मंदिर होने की पुष्टि हुई है। अगर मुस्लिम पक्ष को रिपोर्ट पर ऐतराज़ है तो वो हाई कोर्ट में अपना पक्ष रख सकता है। इस पर हाई कोर्ट उचित आदेश पास करने में समर्थ है, इसलिए अब हाई कोर्ट की कार्रवाई पर रोक का औचित्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ दर्ज मामले में M3M की गुरुग्राम में 300 करोड़ की 88.29 एकड़ जमीन जब्त की है। गौरतलब है कि M3M के प्रमोटर बसंत और रूप कुमार बंसल ने पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के साथ मिलकर कॉमर्शियल कॉलोनी बनाने के लिए 10.35 एकड़ जमीन गलत तरीके से ली थी। इसके बाद फिर जमीन और कंपनी को 726 करोड़ में रेलिगेयर ग्रुप की कंपनी को बेच दिया गया।
झारखंड की राजधानी रांची में आज पुलिसकर्मियों ने पुलिसकर्मियों पर ही जमकर लाठीचार्ज किया। दरअसल असिस्टेंट पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान वो सीएम आवास की ओर बढ़ने लगे, जिन्हें रोकने में विवाद बढ़ गया और पुलिस वालों ने सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज कर दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को घेरते हुए कहा, जेएमएम कांग्रेस सरकार में आज झारखंड का हर एक वर्ग पीड़ा झेल रहा है। रांची में पिछले 17 दिनों से वेतन बढ़ोतरी और स्थायी नौकरी की मांग करते हुए आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों पर जेएमएम कांग्रेस सरकार द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की घटना घोर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने लाठीचार्ज करवाकर ठीक नहीं किया। ये तो अपने झारखंड के गरीब बेटे बेटी हैं जो आपसे अपना हक मांग रहे हैं। आप अपनी जनता पर लाठीचार्ज कर जुल्म कर रहे हैं। आपके इस अत्याचार को झारखंड नहीं भूलेगा। उन्होंने साथ ही कहा कि हर वर्ग को धोखा निश्चय पत्र सिर्फ छपवाने के लिए बनाया। झूठी और लुटेरी सरकार जो अपने निश्चय पत्र का वादा भी पूरा नहीं कर सकी। झारखंड की जनता अपना मन बना चुकी है। सोरेन बाबू बस कुछ दिन और हैं आपकी सरकार के। झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा झारखंड के आदिवासियों को दी जा रही इस खतरनाक धमकी को सुनिए और झारखंड के खौफनाक भविष्य का अंदाजा लगाइए। मामला पाकुड़ जिले के महेशपुर थाने का है, जहां अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों ने जमीन मालिकों को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। अबुआराज और जल जंगल जमीन के स्वयंभू ठेकेदार हेमंत सोरेन ने अब आदिवासियों की पहचान को मिटाने का ठेका ले रखा है। हेमंत सोरेन की सरकार में यदि आदिवासियों ने अपनी जमीन बांग्लादेशी घुसपैठियों के हाथ में नहीं सौंपी तो उनका जीना मुहाल कर दिया जाएगा। आदिवासी महानायकों की धरती पर आदिवासी महिलाओं बेटियों पर बढ़ता अत्याचार अत्यंत दुखद है। बाबूलाल मरांडी ने राज्य में लैंड जिहाद का आरोप भी लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा झारखंड के आदिवासियों को धमकी दिए जाने का उन्होंने मामला उठाया। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स इन दिनों बदहाल है। आलम यह है कि मरीजों को जमीन पर ही लेटकर अपना इलाज करवाना पड़ रहा है। देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की झारखंड के रांची से ग्राउंड रिपोर्ट। आईसीयू में है झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स इन दिनों बीमार है। अस्पताल के फर्श पर ही इलाज करवाने को मजबूर हैं मरीज। ये तस्वीरें झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की हैं और ये झारखंड सरकार के विकास के खोखले दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। 1500 बेड के इस अस्पताल में हर दिन हजारों मरीज इलाज करवाने पहुंचते हैं, लेकिन न्यूरो विभाग में मरीजों को जमीन पर लेटकर सलाइन चढ़वाना पड़ रहा है। दर्जनों मरीज ऐसे हैं जो फर्श पर ही इलाज करवाने को मजबूर हैं। कि हम लोग का बहुत इमरजेंसी है, तो बोल रहा था कि बेड खाली नहीं है, ऐसा बोला जा रहा था। तो उसके बाद हम लोग घुसे अंदर तो देखे तो वास्तविक में बेड तो पूरा फूले था। तो ऐसे ही करते करते मैंने वैसे ही करते एडजस्ट करवाया और घुसाया जबरदस्ती। अब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का दावा भी सुनिए। वो दावा कर रहे हैं कि अस्पताल में पर्याप्त बेड की व्यवस्था है। हमारे पास आज भी जो है 13,000 से ज्यादा बेड सुरक्षित हैं। आज भी हमारे पास 1147 जो है हमारे आईसीयू के बेड सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य मंत्री के दावे से इतर तस्वीरें कुछ और कहानी बयां करती हैं। इसी पर अब विपक्षी पार्टी भाजपा हेमंत सोरेन की सरकार में अस्पतालों की लचर व्यवस्था को लेकर हमलावर है। बोकारो से भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को झारखंड की जनता से कोई लेना देना नहीं है। इस सरकार को केवल पैसों से मतलब है। अस्पताल आज खुद बीमार है। मैं कहता हूं कि रिम्स आप जाकर देख लें। रिम्स की स्थिति ऐसी है कि हर जगह बदबू है। आधे मरीज बेड पर हैं और आधे मरीज जमीन पर हैं। जो हेमंत सरकार इन 5 सालों में 5 साल होने को है, मरीजों के लिए जो बेड मुहैया नहीं कराए, उस सरकार
वो सरकार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कौन सा काम करने वाली है। रिम्स को लगातार झारखंड सरकार एम्स की तर्ज पर विकसित करने का दावा करती है, लेकिन तस्वीरें देखकर ये कहा जा सकता है कि पूरे झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था ही आईसीयू में है। बीजेपी ने राज्य के सरकारी अस्पताल पर लचर व्यवस्था की बात कही है, तो वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अस्पताल में बेहतर इलाज हो रहा है। लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि दूर दराज से आ रहे मरीजों को इलाज के लिए यहाँ जद्दोजहद करना पड़ रहा है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रांची, झारखंड। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों पर भी दिखना शुरू हो गया है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण वाराणसी के दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियां पानी में डूब गई हैं। लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण प्रशासन ने शाम को होने वाली गंगा आरती को छोटी नावों से देखने पर रोक लगा दी है। डीडी न्यूज संवाददाता हरिकेश सिंह बहादुर ने दशाश्वमेध घाट का जायजा लिया। मैं दशाश्वमेध घाट पर खड़ा हूं और यह वही घाट है जहां पर गंगा आरती होती है और भारी संख्या में लोग आते हैं, श्रद्धा के साथ यहां पर बैठते हैं और गंगा आरती देखते हैं। गंगा का जो जल स्तर है वो बढ़ गया है और अब जो घाटों की सीढ़ियां हैं वो डूब चुकी हैं इस गंगा के जल में। इसके साथ ही चूँकि बाढ़ तो नहीं कह सकते, लेकिन गंगा का जल बढ़ाव जारी है और जो घाट हैं जिनके सीढ़ियों के माध्यम से एक घाट दूसरे घाट को जोड़ते हैं, क्योंकि उन सीढ़ियों पर इतना जल आ चुका है कि एक घाट से दूसरे घाट की कनेक्टिविटी वो समाप्त हो गई है। यानी अगर आपको घाट पे जाना है तो आप सीढ़ियों के माध्यम से नहीं जा सकेंगे। गंगा का जल स्तर बढ़ गया है, इसलिए प्रशासन ने जो छोटी नावें हैं उन पर गंगा आरती देखने के लिए लोगों की रोक लगा रखी है, क्योंकि डूबने का भय हो सकता है। ऐसा देखते हुए तो हम कह सकते हैं कि गंगा में जल स्तर तो बढ़ रहा है, लेकिन अभी बाढ़ की स्थिति नहीं है, खासतौर से काशी में। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, दशाश्वमेध घाट, वाराणसी। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर सुरक्षा बलों के जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ खत्म हो गई है। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए गए सर्चिंग अभियान के दौरान मौके से भारी संख्या में हथियार बरामद हुए। बरामद हथियारों में एक नग कार्बाइन, ग्रेनेड और संदिग्ध वस्तुएं शामिल हैं। इसके अलावा घटना स्थल से सुरक्षा बलों को एक नक्सली का शव भी मिला है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2024 में देश में 9 बंदरगाहों पर कस्टम क्लियरेंस और कंटेनर क्लियरेंस में लगने वाले समय में 50% की कमी दर्ज की गई है। वित्त मंत्रालय में CBIC द्वारा जनवरी-फरवरी 2024 के बीच कार्गो क्लियरेंस की गतिविधियों का अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट जारी की गई। देश के 15 बंदरगाहों पर किए गए अध्ययन में एयर कार्गो क्लियरेंस में साल 2023 की तुलना में 6% की कमी दर्ज की गई। अध्ययन में पाया गया कि सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जब कंपनी कस्टम ड्यूटी अदा करती है तो उसके बाद कस्टम क्लियरेंस में औसतन 3 मिनट का ही समय लगता है। साल 2024 में औसतन सी पोर्ट पर कस्टम क्लियरेंस में 22 घंटे 49 मिनट, अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर के लिए 30 घंटे 20 मिनट और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के लिए 5 घंटे 28 मिनट का समय लगा। देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने और कारोबार में सुगमता को बढ़ाने के लिए ये अध्ययन कराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले के किसान भी अब लेवेंडर की खेती की ओर आकर्षित होने लगे हैं। इस ज़िले में कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कृषि विभाग ने रामनगर तहसील के इंचा गांव में लगभग 5 लाख लेवेंडर के मदर प्लांट की सफलतापूर्वक खेती की है। लेवेंडर किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें सशक्त करने में अहम भूमिका निभाने जा रहा है। देखिए जम्मू कश्मीर के उधमपुर से हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर का कृषि क्षेत्र लेवेंडर की खुशबू बिखेरने के लिए तैयार है। कृषि विभाग ने जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में तहसील रामनगर के इंचा गांव में 100 कनाल भूमि पर 5 लाख लेवेंडर मदर प्लांट की सफलतापूर्वक खेती की है। यह उधमपुर में पहली बार लेवेंडर की खेती है। यह उधमपुर में लेवेंडर की खेती की पहली पहल है, क्योंकि इस क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी की संरचना इस सुगंधित पौधे के लिए उपयुक्त मानी गई है। इन मदर प्लांट को किसानों को वितरित किया जाएगा, जिससे उनको दोहरा लाभ मिलेगा।
लेवेंडर की बड़ी मांग को देखते हुए किसानों की आय में बड़ा इजाफा होगा। वहीं दूसरी तरफ किसानों की आय में वृद्धि और बंदरों के आतंक से राहत मिलेगी, जिनकी इस क्षेत्र में बड़ी आबादी है, जो अक्सर मक्का जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेवेंडर की खेती को लेकर सरकार भी सक्रियता के साथ कार्य कर रही है। लेवेंडर को बढ़ावा देने वाली सरकारी योजनाओं के चलते स्थानीय महिला अंजू देवी लेवेंडर की खेती को महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता के अवसर के रूप में देखती हैं। रामनगर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट रफीक अहमद जलाल लेवेंडर खेती के महत्व पर जोर देते हुए कहते हैं कि किसानों के वितरण के लिए 5 लाख पौधे वाली एक नर्सरी तैयार है। रफीक अहमद जलाल किसानों को पारंपरिक फसलों के इस आकर्षक विकल्प को अपनाने और बंदरों के आतंक से बचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ देख के हमें बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ इतनी अच्छी है पनीरी लगी हुई है, फूल भी इनको निकल आए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आगे चल के जो मेरी माता बहनें हैं घर में बैठी हैं बेचारी, कोई काम नहीं है उनको, तो वो अपने घरों में ये लगाएं, अपने खेतों में ये लगाएं, तो घर बैठे भी वो सालाना 15-20 हज़ार तक कमा सकती हैं। जैसे मोदी जी बोल रहे हैं, जहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं कि हम महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा करेंगे, तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम है। इन महिलाओं के लिए अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए घर बैठे अपने इनकम का सोर्स से बना सकती हैं। वो जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो भी हाई अल्टीट्यूड पे रहने वाले लोग हैं, किसान हैं, जहाँ पे बर्फबारी होती है, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संपर्क करें और इंचा के पास जो नर्सरी लगी है वहाँ से अपने प्लांट्स लेकर अपने खेतों में लगाकर उगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। उधमपुर की डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय ने इस पहल को लेवेंडर के पौधों को बढ़ावा देने वाली बैंगनी क्रांति का हिस्सा बताया। सलोनी राय ने कहा कि 5 लाख और पौधे लगाए जाने की योजना के साथ ही अब उधमपुर एक सुगंधित केंद्र बनने के लिए तैयार है। इस पहल से किसान सशक्त बनेंगे और उनकी आय में वृद्धि होगी। सरकार का जो पर्पल रेवोल्यूशन का इनिशिएटिव है, उसमें उधमपुर ज़िले में भी प्लांटेशन किया जा रहा है लैवेंडर का, जिसमें हमने 100 कनाल ज़मीन आइडेंटिफाई करी है, जिसमें हमने लैवेंडर प्लांटेशन किया है। 5 लाख रूट स्टॉक तक प्लांट कर दिए गए हैं और आने वाले सितंबर में हम 5 लाख रूट स्टॉक्स और प्लांट भी करेंगे और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। और इसमें जो जम्मू कश्मीर सरकार का HADP का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें फार्मर्स को बहुत सारे डोमेन्स में सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, उसमें हम लैवेंडर प्लांटेशन को भी इंक्लूड करेंगे, ताकि जो फार्मर्स को इनकम डबल करने का भारत सरकार का विजन है, उसको हम अचीव कर पाएँ। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला नेता बनने पर बधाई दी है। मस्क ने लिखा, दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बनने पर PM नरेंद्र मोदी को बधाई। मणिपुर पुलिस ने नकली ILP की बिक्री में शामिल होने के आरोप में श्रम विभाग के एक लोअर डिवीजन क्लर्क LDC सहित 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में 3500 अनधिकृत ILP जारी करने का खुलासा हुआ है। मामले में FIR दर्ज कराई गई है। राज्य सरकार ने मामले की विस्तृत जांच के लिए SIT का गठन किया है। मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने वहां पर कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। देश भर के कई राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और कई राज्यों में बारिश के कारण जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से कम बारिश के कारण जहां उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया था, वहीं एक बार फिर दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी से अत्यंत भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है, जिनमें तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा, गोवा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग के जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में अधिकतम बारिश गुजरात के पोरबंदर में 49 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। वलसाड में भी भारी बारिश के कारण जलभराव की स्थिति देखी गई।
वहीं गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण वाराणसी के दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियां पानी में डूब गई। लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण प्रशासन ने शाम को होने वाली गंगा आरती को छोटी नावों से देखने पर रोक लगा दी है। गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, इसलिए प्रशासन ने जो छोटी नावें हैं उन पर गंगा आरती देखने के लिए लोगों की रोक लगा रखी है, क्योंकि डूबने का भय हो सकता है। ऐसा देखते हुए तो हम कह सकते हैं कि गंगा में जल स्तर तो बढ़ रहा है, लेकिन अभी बाढ़ की स्थिति नहीं है, खासतौर से काशी में। इधर भारी बारिश से कई इलाकों में पहले से ही बाढ़ का प्रकोप छाया हुआ है, तो वहीं कई नए इलाके बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। असम में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार होते हुए दिख रहा है। यहाँ बाढ़ से जलमग्न जिलों की संख्या घट करके अब 13 रह गई है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी करीमगंज के निमाती घाट, तेजपुर, धुबरी और कुशियारा में अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उधर कर्नाटक के मंगलुरु शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। भारी बारिश के कारण कर्नाटक के अड्डियापड़ी क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। इसके साथ ही तेलंगाना के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिला। राज्य के भद्राद्री कोट्ठागुडेम जिले में भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बन गई। जिला कलेक्टर जितेश पटेल और एसपी बी रोहित राजू ने भारी बारिश के बीच बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। In between Narayanpuram and Bachwarigudam of Ashwarapet Mangal, immediately we alerted all our rescue teams. We already deployed 20 members of DDRF team, and apart from that, we also took help of Eluru Police and Eluru District Administration, where we roped in like immediate choppers. We rescued 26 with the help of chopper, and the rest 14 members were rescued by our district disaster response force. वहीं तमिलनाडु के नीलगिरी में भारी बारिश के कारण पेड़ उखड़ने से आवागमन बाधित रहा। इसके अलावा देश की राजधानी सहित अन्य कई राज्यों में हल्की बारिश का दौर भी जारी रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बांग्लादेश में आरक्षण व्यवस्था में सुधार को लेकर वहां पर प्रदर्शन चल रहे हैं और ये प्रदर्शन काफ़ी हिंसक हो गए हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार शुक्रवार को मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 50 हो गया। बढ़ती हिंसा के मद्देनज़र सरकार ने कई क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं बंद कर दी हैं। विरोध प्रदर्शन के कारण देश के कई हिस्सों में ट्रेन सेवाएं भी बाधित हुई हैं। इस बीच भारत ने वहां जारी हिंसक प्रदर्शनों पर चिंता जताई है। इस बीच भारतीय उच्चायोग ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए संपर्क में रहने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने बताया, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर खुद वहां की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। We have around 8,500 students and somewhere around 15,000 Indian nationals resident in the country. We have issued a travel advisory for people to be in touch with the High Commission and for us to render any assistance that they may need. External Affairs Minister is himself monitoring the situation. The High Commission will be giving regular updates on the situation there. We will also be giving regular updates, and we urge all family members of Indian nationals who reside in Bangladesh to be in touch, follow us for regular updates. We remain committed to provide all possible assistance to our nationals. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।